प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के हिंदी विषय की पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ डायन एक अंधविश्वास कविता के बारे में जानेंगे। नमस्कार छात्रों, डिजी साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय में कक्षा 8 की कविता डायन एक अंधविश्वास पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। छात्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में उन बातों का ही समावेश होता है जो कि समाज में घटित होती रहती हैं। बातें वास्तव में दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी बातों में जैसे विकास, उपलब्धि, पुरस्कार से संबंधित बातें, तो इनको हमारे साहित्य में, कविता में, कहानी में, उपन्यासों में स्थान मिलता रहता है। और दूसरी बात जो होती है वह होती है बुरी बातें। इसमें नकारात्मक बातें होती हैं, चोरी, डकैती, अपराध, अंधविश्वास आदि। तो इन बातों के प्रति साहित्यकार की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि वह अपनी रचनाओं में इनको स्थान दें और ऐसी समस्याओं को उद्घाटित करें। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वह है डायन एक अंधविश्वास। हमारे समाज की यह बात है। हम लोग अक्सर डायन से संबंधित बातें अखबारों में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उस डायन शब्द को कवि ने किस प्रकार से देखा है, यह आप इस कविता में जानेंगे। डायन एक अंधविश्वास। कवि का कहना है कि डायन एक अंधविश्वास के रूप में है। तो ये अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास होता है ऐसी बातें जिन्हें बिना सोचे विचारे विश्वास कर लिया जाए। ऐसी बातों को हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। तो इस बात में चूँकि सच्चाई नहीं होती, तो ऐसी बातों को कवि अपनी रचना में स्थान देते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस कविता में हम लोग इसी अंधविश्वास से संबंधित बात को जानेंगे कवि की नज़रों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। डायन एक अंधविश्वास। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया। उसमें रहती है एक बुढ़िया। वह विधवा है, निपुती है। जवानी में मर गए थे उसके पति। तब गोद का बालक मरा था। रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। वह थी एक मज़दूर की औरत, करने लगी मज़दूरी। यह भी उसकी मजबूरी। थक गया तन, झुक गए नयन। कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल। वह बन गई कंकाल। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख। देखकर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह। चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी। मगर बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थीं चौकन्नी, दूर से फेंकती थीं अठन्नी।
वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था। सोहन की गाय भी मर गई थी। किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। उसका इतिहास दोहराते थे। उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। फैली हैं कई कहानियाँ उसके बारे में। जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं। आदर नहीं, डर से ऐसा करते हैं। वह सब कुछ समझती है, पर कर ही क्या सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह, नहीं गई नैहर। ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या। कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में। आए दिन मारी जाती हैं औरतें। डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित। कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। आश्चर्य 21वीं शताब्दी की इस सोच को। आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं, एक औरत है। वह माँ है, बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार, तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं। चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं। अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है। अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। उस बूढ़ी को सम्मान देना है। उस बूढ़ी को सम्मान देना है। अभी आपने कविता पाठ सुना और अब आइए हम लोग कविता का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कविता की पंक्तियां देखते हैं। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया। कुटिया का अर्थ होता है झोपड़ी, जो घास फूस का बना होता है। गांव के पूरब कहने का अर्थ गांव के बीच नहीं, बल्कि गांव के किनारे पूरब दिशा में बांसों की झुरमुट, जो खाली स्थान होता है कुछ झाड़ियों के बीच, उसे झुरमुट कहते हैं। उस झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया। एक कुटिया है जिसमें रहती है एक बुढ़िया। ये बुढ़िया कहने से ही पता चल जाता है कि वह अशक्त है, नहीं शक्त है, उसकी उम्र अधिक हो चुकी है। वह विधवा है, विधवा जिसका पति मर गया हो। निपुती है, अर्थात जिसके संतान की भी मृत्यु हो गई हो, कोई संतान न हो, उसे निपुती कहते हैं। जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था। पूरी पंक्तियों को देखने से यह पता चलता है कि एक बुढ़िया है जिसने गांव के बाहर एक कुटिया में अपना निवास स्थान बनाकर रखा है और उसका इस संसार में कोई नहीं है। पति मर चुका है, कोई संतान, कोई पुत्र पुत्री नहीं है। उसका पति जवानी में ही मर चुका था और जब वो मरा था उस समय उसकी गोद में जो बालक था वह भी कुछ समय के बाद मर गया था। अर्थात वह बिल्कुल अकेली हो गई थी उस समय। आगे की पंक्तियां देखते हैं। रह गई
वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसका पुत्र भी मर चुका था, अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी, क्योंकि वह तो नज़दीक में ही कम समय पहले ही विवाहित होकर आई थी उस गांव में, तो अधिक दिन बीता नहीं था, इसलिए उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। वह थी एक मज़दूर की औरत। मज़दूर खुद ही एक गरीब परिवार का अर्थ देता है। वह मज़दूर की औरत थी, उसके पास ज़्यादा संपत्ति धन आदि नहीं था। करने लगी मजदूरी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसी का व्यवसाय वह अपना लेती है और मजदूरी करने लगती है, ताकि उसका पेट पल सके, वह जी सके। यह भी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह एक मजबूरी थी कि वह मजदूरी करने लगी। थक गया तन, अब समय बीतने लगा, धीरे धीरे करके वह उम्र दराज होने लगी। थक गया तन मन, उसका शरीर, तन का अर्थ शरीर, मन दोनों ही थकने लगा उसका। झुक गए नयन, नयन का अर्थ आँख, नेत्र, अर्थात वह सम्मानपूर्वक दूसरों को देख भी नहीं सकती थी, इसलिए उसके नयन झुक गए। उसकी दशा अत्यंत खराब थी। कमर हो गई टेढ़ी, काम करते करते, मजदूरी करते करते उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। टूट गए दांत, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी अब वह कि उसके दांत भी टूट गए। पक गए बाल, चिपट गए गाल, गाल भी बिल्कुल चिपक गए हैं अब उसके। एकदम तन मन से बिल्कुल दुर्बल हो चुकी है वह। बन गई वह कंकाल, कंकाल का अर्थ हड्डियों का ढांचा, शरीर के हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। तो उसके शरीर में अब इतना भी मांस नहीं बचा कि वह अच्छे दिखे, बल्कि अब वह कंकाल जैसी दिखने लगी है, बिल्कुल पतली दुबली हो गई है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। चूँकि उसका तन मन बिल्कुल थक चुका था, उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, वह कंकाल की तरह दिख रही थी, इसलिए अब बच्चे भी उससे डरने लगे थे। चूँकि अब वह मजदूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह भीख मांगने लगती है और उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। देखकर हट जाते थे लोग, उसे देखते ही लोग उस रास्ते से हट जाते थे। 75 बरस की हो गई थी वह, उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी और वह गरीब भी थी, अब भिखमंगी भी थी, भीख भी मांग रही थी, इसलिए उसे देखकर अब लोग हटने लगे थे। चूँकि वह चलने फिरने में लाचार थी, नहीं कर पाती थी मजदूरी, उसे भीख मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अब वह भीख मांगना शुरू कर दी थी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी थी उसकी। बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता, इसलिए वह खाने के लिए, अपनी क्षुधा की भूख मिटाने के लिए वह बाहर निकलने लगती है और भीख मांगना शुरू कर देती है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। गांव की औरतें रहती थीं चौकन्नी, उसे देखकर कतराती थीं गांव की औरतें, बिल्कुल चौकन्ना सजग, चौकन्नी का अर्थ सजग, सजग रहती थी कि वह जिस रास्ते से आए उधर से वह अलग हो जाए। दूर से फेंकती थी अठन्नी, अठन्नी आप जानते हैं, अठन्नी 50 पैसा को कहते हैं, 50 पैसे का सिक्का हुआ करता था पहले, वह अठन्नी कहलाती थी। तो
उस 50 पैसे के सिक्के अठन्नी को वे फेंक देते थे उसके सामने और कहते थे, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। उस रास्ते में नहीं जाना चाहते थे, उससे कतराते थे। आगे की पंक्तियाँ, मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी। देखिए, गांव में जो भी दुर्घटना हो रही थी उससे उसका दोष उसी पर मर रहे थे। अब लोग, किसी को किसी तरह का रोग भी होता था तो सब उसे ही दोष दे देते थे। कितनी बुरी परिस्थिति थी, जरा देखिए। उसका इतिहास दोहराते थे। इतिहास क्या था कि उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। फैली हैं कई कहानियाँ उसके बारे में, ढेर सारी कहानियाँ। चूँकि अब वो 75 वर्ष की हो चुकी है, पूरी जवानी से लेकर अभी तक वह उसी गांव में है, तो जितने भी बुरी बातें थी सबसे उसका नाता जोड़ा जा रहा था। लोग उसे उसके कारण ही मान रहे थे, उन दुर्घटनाओं का कारण उसी को समझ रहे थे। उसके बारे में जितने मुंह उतनी बात, जितने भी लोग थे सब लोग अपने तरह से एक कहानी गढ़ लिया करते थे कि इसके कारण ही वह बुरी बात हुई थी। सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ। गांव में आप लोग जानते होंगे कि जो भी बूढ़ा बूढ़ी आदि लोग हैं, उनके सामने लोग हाथ अवश्य जोड़ते हैं ताकि आशीर्वाद पा सकें। और अगर कोई बुरा व्यक्ति भी होता है जो कि समाज की बात है, तो उसे लोग उदास नहीं करना चाहते, निराश नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं उसे लगना चाहिए कि उसके बारे में कुछ गलत बात की जा रही है। इसी कारण उसे अच्छाई के लिए जोड़ते हैं हाथ। लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं ताकि आशीर्वाद मिले और कोई बुरी चीज़ उसके साथ घटित न हो। और तुरंत ही, जितनी जल्दी हो सकता है उतना ही जल्दी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वे वहाँ से अलग हो जाते हैं, दूसरी तरफ चलने लगते हैं। आदर नहीं, उसके बारे में आदर से ये बातें नहीं हुई है कि लोग हाथ जोड़ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि डर से ऐसा करते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। लोग जो उसका रास्ता छोड़कर अपना रास्ता बदल लेते हैं, वह सब कुछ समझती है, सारी बातें वह जानती है कि लोग उसे अच्छा नहीं समझते, पर कर ही क्या सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, शादी के बाद वह इस गांव आई थी बहू बनकर। जब उसका पति मरा, उसके बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया, अपने नैहर भी नहीं गई, माता पिता के घर भी नहीं गई, ससुराल में ही रह गई। पर उसे क्या मिला? इतना दुख कष्ट सहकर उसे क्या मिला? कैसे हैं गांव के लोग? अब कवि अपनी ओर से बात करने लगता है कि कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग। गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, विशिष्ट ज्ञानवान लोग हैं, पर हैं कितने अज्ञानी, लेकिन बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण बातें करते हैं। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में, अंधविश्वास में वे विश्वास करते हैं। ऐसे लोग इस गांव के हैं। पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है उनका, क्योंकि गांव के ऐसे पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार के अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। कवि ने समस्या दिखाया है इन पंक्तियों में। कवि कहता है कि आए दिन मारी जाती हैं औरतें, डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। आश्चर्य,
कवि ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि 21वीं शताब्दी की सोच को बहुत आगे की सोच माना जाता है, लेकिन इस आगे की सोच में भी आश्चर्य है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन? कवि कहता है कि कब वह परिवर्तन आएगा जब इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। एक औरत जो डायन के रूप में जानी जा रही है, लोगों ने उसे डायन इंगित किया है। वह डायन नहीं, एक औरत है, एक नारी है। भारत में तो कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। वे शक्ति हैं जिनकी आराधना करनी चाहिए, तभी भारत का कल्याण होगा। छात्रों, कविता की अंतिम पंक्तियों में देखिए, कवि कहता है कि वह माँ है, बहन है, जब आएंगे ऐसे विचार। हमारे समाज में माँ और बहन को सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। जब किसी भी स्त्री को, किसी भी औरत को वह सम्मानपूर्ण स्थान देंगे, तभी धुलेगा समाज का कलंक। कलंक तभी मिट सकता है जब उन्हें सम्मान देंगे। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है। कवि कहता है कि कानून के किसी भी किताब में डायन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र का अर्थ है वह शास्त्र जहाँ पर रोग आदि का उपचार किया जाता है, तो उसे रोग की भी संज्ञा नहीं दी गई है। डायन शब्द को चिकित्सा शास्त्र में भी नहीं रखा गया है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अंधविश्वासों ने, कवि की पंक्तियाँ देखिए, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, बाहर कर देना है। समाज से हमें इस शब्द को ही, डायन शब्द को ही बाहर कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उस बूढ़ी को जो इतना निकृष्ट है आज के समय में, जो एक किनारे पर अभी अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वैसी बूढ़ी स्त्री को सम्मान देना है। यह है कविता का अर्थ। छात्रों, अब इस कविता में हम लोगों ने शुरू से अंत तक क्या जाना है, इसे देखते हैं। डायन शब्द एक कलंक के रूप में है। डायन एक अंधविश्वास है। डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसे दूर करना अनिवार्य है। हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि इस शब्द को हम अपने समाज से बाहर निकाल दें। आइए जानते हैं इस कविता का एक निष्कर्ष। डॉक्टर दीनानाथ सिंह की यह कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले अंधविश्वास पर चोट करती है। एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि अपराध भी है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करने तथा उनके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है। आइए कवि के बारे में भी थोड़ी बातें जानते हैं। डॉक्टर दीनानाथ सिंह। डॉक्टर दीनानाथ सिंह का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 31 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। वे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें निराला सम्मान, दिनकर सम्मान तथा मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता में समय अजन्मा है, गांव से चिट्ठी आई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिंदी कहानी के 100 वर्ष,
आधुनिक भारत के निर्माता कामायनी का काव्य शास्त्रीय अनुशीलन। तो छात्रों, आज हमने डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता को समझा, जाना और इस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करना है, इसे ठाना। तो छात्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।